सुनो, सागालैंड में यूरेनियम के कान का टॉप हेडक्वार्टर को पता चला तो वहां से खुफिया तौर पर यूरेनियम हासिल करने के लिए एक खुसूसी टीम भेजी गई। उस टीम का एक रुकन टॉप हेडक्वार्टर से मुताल्लिक था। उसने अपने तौर पर कोड में टॉप हेडक्वार्टर का नक्शा बनाया हुआ था। ये टीम सागालैंड के कर्नल फरीदी के हाथों तबाह हो गई और वो नक्शा कर्नल फरीदी के हत्थे चढ़ गया। चूंकि वह नामानूस कोड में था, इसलिए कर्नल फरीदी ने उस नक्शे को सागालैंड के एक पुराने नक्शों को पढ़ने वाले माहिर को दिखाया। ये माहिर हल्का मौत का मेंबर था। उसने उस नक्शे के मुतालिक टॉप हेडक्वार्टर को इत्तला भिजवा दी। चुनांचे टॉप हेडक्वार्टर ने अपनी एक जैली तंजीम डार्क क्लब को कर्नल फरीदी से वो नक्शा हासिल करने और उसे कत्ल करने के लिए सागालैंड भेज दिया। वहाँ उस टीम ने वो नक्शा हासिल करके एक लिफाफे के जरिए टॉप हेडक्वार्टर भेज दिया। लेकिन ये लिफाफा जब यहाँ मौसूल हुआ तो वो खाली था। उसमें से नक्शा गायब हो चुका था। डार्क क्लब के तमाम मेंबर कर्नल फरीदी के हाथों गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान का अली इमरान भी उसी दौरान कर्नल फरीदी के हमरा देखा गया। डार्क क्लब के तमाम मेंबर्स को टॉप हेडक्वार्टर ने खत्म करा दिया, लेकिन वो नक्शा कर्नल फरीदी और अली इमरान के पास मौजूद था। डार्क क्लब का चीफ क्राफ्ट और पाकिस्तान सेंटर का चीफ किंग मार्टिन इकट्ठे काम करते थे। अली इमरान ने क्राफ्ट से किंग मार्टिन के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली और इस तरह वो पाकिस्तान सेंटर को तबाह करने में कामयाब हो गया। उधर कर्नल फरीदी के मुतालिक पता चला है कि वो उस नक्शे के कोड को हल कराने की कोशिशों में है और उसका राब्ता अली इमरान से है। इधर इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने एक खुसूसी मीटिंग में यह फैसला किया है कि तमाम इस्लामी ममालिक की सीक्रेट सर्विसेज के चीदा चीदा अफराद पर मबनी एक मखसूस टीम तश्कील दी जाए जो हल्का मौत की तबाही के लिए काम करे। लेकिन जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक अली इमरान ने उस टीम में शामिल होने से इसलिए इनकार कर दिया है कि वो जाती तौर पर टॉप हेडक्वार्टर के खिलाफ काम करना चाहता है। गुलदान से निकलने वाली आवाज ने मजीद तफसीलात बताई। कर्नल फरीदी का क्या हुआ बॉस? इस बार अरसलान ने पूछा। उसके फौरी कत्ल के लिए सुपर एजेंट्स की एक और टीम भेज दी गई है, बॉस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, अली इमरान को कत्ल कर दिया जाएगा। अब हमें उसकी अहमियत का पूरा एहसास हो गया है, डगलस ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ओके, फाइल तुम्हें मिल जाएगी, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ पुलों का रंग दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। आओ अब हम अपनी प्लानिंग कर ले, अरसलान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और बाकी तीनों भी उठ खड़े हुए। उस कमरे से बाहर निकलकर वो राहदारी से गुजरकर इमारत के मेन गेट से बाहर आ गए। यहाँ सिया रंग की एक कार बाहर मौजूद थी। ड्राइविंग सीट अरसलान ने संभाल ली, जबकि फरकंदा उसके साथ वाली सीट पर और डगलस और मिथाइस पिछली सीटों पर बैठ गए। अरसलान ने कार आगे बढ़ा दी। वो एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे और इस वक्त कार उसी होटल की तरफ बढ़ी जा रही थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक आदमी आखिर किस तरह इतने मजबूत सेंटर को तबाह कर सकता है, मिताइस ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। बाज लोग अपनी जात में ही एक तंजीम होते हैं। मेरे साथ कई ऐसे अशखास का टकराव हो चुका है। मेरे ख्याल में इमरान भी ऐसा ही शख्स है, इसीलिए टॉप हेडक्वार्टर उसे इतनी अहमियत दे रहा है। पास बैठे हुए डगलस ने बड़े बावकार से लहजे में कहा। मेरा ख्याल है 4 एजेंटों की तो इस मिशन में जरूरत ही न थी, मैं अकेली ही काफी हूँ, फरकंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर अरसलान और डगलस दोनों हंस पड़े। अलबत्ता मिथाइस खामोश बैठा रहा। उसका चूंकि ये पहला मिशन था, इसलिए उसे अपने आसाब पर एक नामालूम सी बेचैनी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो होटल के कमरे में पहुंच गए। वहां मेज पर एक फाइल पहले से मौजूद थी और फिर वो चारों ही फाइल देखने में मसरूफ हो गए। फाइल में इमरान का फोटो मौजूद था। टेक्निकलर लिबास पहने एक खूबसूरत लेकिन सख्त अहमक किस्म का नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे ये है इमरान, कमाल है। इस उल्लू के लिए 4 सुपर एजेंट, टॉप हेडक्वार्टर भी बाज औकात कमाल कर देता है। फरकंदा ने इमरान की फोटो देखते ही बुरी तरह हंसते हुए कहा। उसके साथी तो खासे जानदार लग रहे हैं और ये हबशी तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरसलान ने इमरान के साथियों जवाना और जोसेफ के फोटो को गौर से देखते हुए कहा। उन्होंने फरकंदा की बात पर कोई तवज्जो न दी थी। डगलस भी झुककर उस फोटो को देखने लगा और चंद ही लम्हों बाद उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई। अरे ये तो जवाना है, मास्टर किलर्स का जवाना। ओ, ये तो इंतहाई खतरनाक पेशेवर कातिल है, डगलस ने बेख्तियार होकर कहा। ओ हाँ, अब मुझे याद आ गया, वाकई ये तो जवाना है, मास्टर किलर्स का जवाना। ये उस अहमक का साथी कैसे बन गया? ये तो नंबर 1 वहशी आदमी है, अरसलान ने कहा।
अगर ये इमरान का साथी है तो फिर हमें मोहतात रहना होगा, क्योंकि जवाना जैसा आदमी किसी अहमक का साथी नहीं बन सकता। ये इमरान फिर वाकई कोई ऊंची शय है, डगलस ने कहा। खामखा ऊंची शय है, ऐसा करो तुम उनके साथियों को संभाल लो और इमरान को मेरे हवाले कर दो। देखो फिर चुटकियों में उसे वाकई उल्लू बना देती हूँ या नहीं, फरकंदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल जो कुछ भी होगा वहां पहुंचकर देख लिया जाएगा, हमें फिलहाल कोई ठोस मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए, अरसलान ने फाइल बंद करते हुए कहा। ठोस मनसूबाबंदी क्या हो सकती है? यहाँ से हम पाकिस्तान पहुँचते हैं, इमरान का फोटो हमने देख लिया है, उसका पता हमें मालूम है, बस उसे देखते ही गोली मार दी जाए या फिर उसके फ्लैट को बम से उड़ा दिया जाए, बात खत्म, फरकंदा ने कहा। मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे नहीं जाना चाहिए, इस तरह मामला खराब भी हो सकते हैं। हमें ग्रुपों की सूरत में जाना चाहिए और एक दूसरे से हटकर उसके कत्ल का काम मुकम्मल करना चाहिए, अपने अपने तरीकों से, ताकि अगर एक ग्रुप नाकाम हो जाए तो दूसरा कामयाब हो जाए, इमरान के बच निकलने की कोई गुंजाइश बाकी ना रह सके, अरसलान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। यह भी ठीक है, डगलस ने सर हिलाकर उसकी तायद करते हुए कहा। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, मैं और फरकंदा एक ग्रुप बन जाते हैं, तुम और मिथाइस दूसरा ग्रुप, अरसलान ने कहा। मेरी तजवीज़ और है, खामोश बैठे मिथाइस ने कहा। वो क्या? अरसलान और उसके साथियों ने चौंकते हुए कहा। मैं अकेला काम करूंगा। इसकी वजह यह है कि बाहैसियत सुपर एजेंट ये मेरा पहला मिशन है और आप लोग ऐसे कामों में मास्टर हैं। अगर मैं मिस्टर डगलस के साथ रहा तो फिर मेरी सलाहियतें न उभर सकेंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने तौर पर काम करने दीजिए, मिथाइस ने कहा। ठीक है अरसलान, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। मिस्टर मिथाइस को आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए, डगलस ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मिथाइस का मजाका उड़ा रहा हो। अगर तुम भी यही चाहते हो तो ऐसा ही सही, फिर हम 3 पार्टियां बन जाते हैं, मैं और फरकंदा एक पार्टी, डगलस दूसरी और मिथाइस तीसरी। सब लोग अपने अपने तौर पर मिशन पर काम करेंगे, फिर देखें कामयाबी किसके हिस्से में आती है, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। शुक्रिया, मुझे यकीन है मिस्टर डगलस मेरी बात पर नाराज ना हुए होंगे, मिथाइस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस मिशन की कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर बंधे। तुम्हारा ये पहला मिशन है और हम तो ऐसे मिशंस के आदी हो चुके हैं, डगलस ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, मिथाइस ने बड़े शुक्रगुजार लहजे में कहा। तो ज़रूरी तफसीलात नोट कर ले, आप सबके कागजात, करेंसी तैयार है, अपने अपने तौर पर काम शुरू कर दीजिए। कागजात और करेंसी आपके कमरों में मौजूद है, अरसलान ने कहा। और उसकी बात सुनते ही मिथाइस और डगलस उठ खड़े हुए और फिर अरसलान और फरकंदा से हाथ मिलाकर उन्होंने आपस में मुसाफा किया और उनके कमरे से बाहर निकल गए। उन दोनों के कमरे साथ ही थे और सब अपने अपने जहनों में अपना अपना प्लान बनाने में मसरूफ थे। इमरान की कार खासी तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत के एक मुज़ाफ़ाती कस्बे की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था, आंखों में सोच के गहरे साए थे। पाकिस्तान में मौजूद हल्का मौत का सेंटर तो वो तबाह कर चुका था और अब उसका प्रोग्राम उस नक्शे की मदद से हल्का मौत के हेडक्वार्टर की मुकम्मल तबाही थी, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस खौफनाक तंजीम और दुनिया भर के मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इसके अज़ाइम का खात्मा किया जा सके। सदर ममलिकत से उसने इस बारे में बाकायदा इजाज़त हासिल कर ली थी, लेकिन अब मसला बन गया था उस नक्शे का हल। वो निशानात ऐसे कोड में थे कि बेपनाह सोच विचार के बावजूद उनका कोई सरपैरी समझ में न आता था, और जाहिर है उस नक्शे के उमूर को हल किए बगैर वो टीम लेकर कहीं जा नहीं सकता था। उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि पाकिस्तान सेंटर की तबाही के बाद हल्का मौत के कातिल उसकी जान के लागू हो जाएंगे, लेकिन उसे इस बात की तो जरा बराबर भी परवाह न थी। अलबत्ता वो अब जल्द अज जल्द उनके हेडक्वार्टर पर कोई कारी ज़रब लगाना चाहता था। चुनांचे कई दिनों की सोच विचार के बाद जब उस नक्शे का कोई सर पैर उसकी समझ में न आया तो उसने सिलसिले में डॉक्टर सिद्दीकी से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर सिद्दीकी कदीम ज़ुबाना और आसार कदीमा में बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक था और दारुल हुकूमत से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर कस्बा शान में कदीम हवेली में रहता था। वो आदम बेजार किस्म का बूढ़ा आदमी था और जरा खपती और सनकी होने की वजह से लोग भी उससे मिलने से कतराते थे। यही वजह थी कि वो सोशल लाइफ से यकसर कटा हुआ था, बस अपनी हवेली में रिसर्च वर्क में मुनहमिक रहता था और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में ही उसकी शक्ल नज़र आती थी या फिर उसके मकालाजात मारूफ बैनुल अक़वामी रसायल में पढ़ने को मिल जाते थे। इमरान भी उससे पहली बार मिलने के लिए जा रहा था।
आज से पहले उससे मुलाकात की कोई ज़रूरत ही पेश ना आई थी। अलबत्ता वो उसके मज़ामीन वगैरह बाकायदगी से पढ़ता रहता था और इस फील्ड में उसकी बेपनाह महारत और काबिलियत का वो तहे दिल से मोतरफ था। वो अपने मखसूस टेक्निकलर लिबास में था और ये फैसला करके चला था कि डॉक्टर सिद्दीकी से इस नक्शे पर तफसीली बहस करके ही वापस लौटेगा। 1.5 घंटे की मुसलसल और तेज ड्राइविंग के बाद उसकी स्पोर्ट्स कार कस्बे शान की हुदूद में दाखिल हो गई। नाम उसका कस्बा था, लेकिन पहलाव में यह तकरीबन एक छोटा शहर था। चूंकि पहाड़ी इलाका था इसलिए खासा खूबसूरत और दीदा ज़ेब भी था। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ और उन पर घने जंगल वाक़ थे। कस्बे को एक बाकायदा नक्शे के मुताबिक बसाया गया था, इसलिए इमरान को ये इलाका बेहद पसंद आया था। यहाँ की आबोहवा और खूबसूरती ने उसे बहुत मुतासिर किया था। कस्बे की हुदूद में दाखिल होते ही उसने कार एक छोटे से खूबसूरत होटल के सामने जाकर रोक दी और फिर बैग उठाए वो कार से नीचे उतरा और हॉल में दाखिल होकर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर एक खूबसूरत सा नौजवान मौजूद था। हॉल में इक्का दुक्का अफराद नजर आ रहे थे। काउंटरमैन उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट सी फैल गई। वैसे इमरान का लिबास देखकर उसकी आंखों में हैरत और उलझन के तासुरात नुमाया हो गए थे। फरमाइए सर। इमरान के करीब आते ही नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे शायरी से कोई शुगफ नहीं, अलबत्ता मैं गज़ल के सुनने का अच्छा ज़ौक रखता हूँ। अगर आप भी गज़ल एक चाय की प्याली पेश कर सके तो मैं आपका पूरा दीवान सुन सकता हूँ और यकीन कीजिए ऐसी दाद दूंगा कि आप बाकी सारी उम्र शायरी ही करते रह जाएंगे। इमरान ने बैग नीचे रखकर बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, ओ, मेरा मतलब था सर कि आपको कमरा चाहिए। नौजवान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, कमरा? ओ, तो क्या यहाँ कमरे फरोख्त किए जाते हैं? क्या कीमत है एक कमरे की? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में आंखें फैलाते हुए कहा, फरोख्त नहीं किए जाते सर, किराए पर दिए जाते हैं। 100 रुपया फी रोज़ ये होटल है सर। नौजवान ने कहा। वैसे अब उसे यकीन हो गया था कि इमरान अकल से पैदल है। चलो ये भी गनीमत है, 2 कमरे दारुल हुकूमत भिजवा दो। सुलेमान हमेशा कहता रहता है कि फ्लैट तंग है। 2 कमरों के इजाफे से उसका गिला भी दूर हो जाएगा। पता नोट कर लो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, कमरे कैसे भिजवाए जा सकते हैं जनाब? काउंटरमैन का लहजा अब खुश्क हो गया था। कमाल है, कार किराए पर ली जाए तो वो पहुंच जाती है, लिबास किराए पर लिया जाए कि नाते, दरिया, शामियाने, क्रॉकरी, फर्नीचर सब कुछ पहुंच जाता है, तो कमरे को आखिर क्या तकलीफ है? ज्यादा से ज्यादा रेशमी इजारबंद ही बांधना पड़ेगा, वो मैं बांध दूंगा। मेरा वादा रहा, इमरान ने कहा। रेशमी आजारबंद? नौजवान का हैरत से मुंह खुल गया। भाई, कमर की जमा कमरे हुई ना, यानी बहुत से कमरे, और सिनाफे नाजुक की कमर हो या सिनाफे करख्त की, आजारबंद के बगैर तो गुजारा नहीं होता। अब ये 5 स्टार होटल तो नहीं कि यहाँ कीमती बिल्ड्स का मसला हो, यहाँ तो आजारबंद ही चलेगा। इमरान ने अलहदा ही भैरवी सुनाना शुरू कर दी और नौजवान न चाहते हुए भी बेख्तियार हंस पड़ा। क्या बात है असलम, क्यों हंस रहे हो? अचानक एक राहदारी से निकलते हुए एक खुश्क चेहरे वाले बूढ़े ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा, सर, ये साहब फरमा रहे हैं कि 2 कमरे दारुल हुकूमत भिजवा दो। असलम ने फौरन ही मुअद्दबाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, दारुल हुकूमत भिजवा दो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। खुश्क चेहरे वाला बूढ़ा हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखते हुए बोला, आपकी तारीफ, बल्कि शुजरा नसब क्या है, ताकि उसके मुताबिक आपको मतलब समझाया जा सके। इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, ये इस होटल के मालिक है जनाब, फरहाद आफंदी। काउंटरमैन असलम ने फौरन ही खुश्क चेहरे वाले बूढ़े का तारुफ कराते हुए कहा, ओ अच्छा अच्छा, तो ये है फरहाद, वाह क्या खूबसूरत आशिक है, बड़ी हसरत थी इनसे मुलाकात की। मगर वो बेलचा कहाँ है जिससे इन्होंने दूध की नहर निकालने का अज़म किया था? इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करते हुए कहा और नौजवान मुंह पैर कर हंसने लगा। तुम पागल तो नहीं, मैं वो आशिक फरहाद नहीं, फरहाद आफंदी मेरा नाम है। खुश्क चेहरे वाले बूढ़े ने गुस्सीले लहजे में कहा, ओ, फिर तो तुमसे बात करनी ही फिजूल है। मैं नकली आदमियों से बात करना भी तौहीन समझता हूँ। बेलचा उठाना आता नहीं और बन जाते हैं फरहाद। जैसे फरहाद बनना म्यूनसिपालिटी की काउंसलरी हो कि जिसका जी चाहता है उठकर काउंसलर बन जाता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, यू शट अप, कौन हो तुम? असलम बुलाओ आदमियों को और धक्के देकर इसे बाहर निकाल दो। फरहाद आफंदी ने बुरी तरह झुल्लाए हुए लहजे में कहा।
अच्छा, तो तुम मुसाफिरों के साथ ये सुलूक करते हो। मैं तुम्हारा होटल सील कर सकता हूँ, समझे बूढ़े आशिक। इमरान का लहजा यकलक बदल गया और फरहाद आफंदी उसकी बदलती जून को देखकर यूं ठटका जैसे उसे किसी ने कोड़ा मार दिया हो। तो तुम कौन हो? फरहाद आफंदी ने इमरान के चेहरे पर फैली हुई चट्टानों जैसी सख्ती देखकर हकलाते हुए लहजे में पूछा। मेरा ताल्लुक वजारत सियाहत व सकाफत से है, अब बोलो। इमरान उसे और ज्यादा खौफजदा करने पर तुल गया। ओ सर, माफी चाहता हूँ सर, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ जनाब। आइए जनाब, तशरीफ लाइए मेरे दफ्तर में। असलम जल्दी से चाय बनवाओ। अरे नहीं, पहले कोई मशरूब भेजो। फरहाद आफंदी वजारत सियाहत व सकाफत का नाम सुनते ही पूरी तरह बौखला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि होटल उसी वजारत के तहत होते हैं। लहसन खाया है कभी? इमरान ने अचानक अहमकाना अंदाज में कहा। लहसन? जी हाँ खाया है, फरहाद आफंदी ने कुछ न समझते हुए कहा। ज्यादा खाया करो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अरे अरे मैं यहाँ क्यों आया था? इमरान ने अचानक यूं माथे पर हाथ मारते हुए कहा जैसे अपनी कमजोर याददाश्त पर गुस्सा आ रहा हो। आप शायद यहाँ ठहरना चाहते हैं, खामोश खड़े असलम ने जल्दी से कहा। ठहरना? कमाल है, तुम्हें मालूम है कि हरकत जिंदगी है और ठहरना मौत है, तो तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो, ठहराना चाहते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ इकदाम कत्ल में पर्चा भी दर्ज करा सकता हूँ, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा और असलम झिझक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि इस अजीब व गरीब आदमी को किस तरह डील करे। जनाब, मेरा ये मतलब न था, मेरा मतलब कयाम से था, असलम ने वजाहत करते हुए कहा। तो ये मस्जिद है, लेकिन तुम तो इसे होटल कह रहे थे, होटल कैसे मस्जिद हो सकता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मस्जिद नहीं जनाब, ये तो होटल है। असलम की आंखें हैरत की शिद्दत से और ज्यादा बहल गई। अगर मस्जिद नहीं तो फिर ये कयाम क्या हुआ? कयाम के बाद रुकू और फिर सजूद, ये सब कुछ तो मस्जिद में होता है, क्यों? होता है ना? इमरान ने इस बार करीबी मुंह फाड़े खड़े फरहाद आफंदी से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, फरहाद आफंदी ने बेख्तियार थूक निकलते हुए कहा। तो तुम सब मिलकर फ्रॉड कर रहे हो, होटल को मस्जिद बनाकर यहाँ के मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। कहाँ है टेलीफोन? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे हाँ, कमाल है, ये मेरी याददाश्त वाकई खराब हो रही है। अरे मैं तो यहाँ फ़ोन करने आया था। जनाब असलम साहब, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ? इमरान बात करते करते घूम गया। फ़ोन, ये लीजिए। असलम ने जल्दी से काउंटर के नीचे रखा हुआ फ़ोन उठाकर काउंटर के ऊपर रखते हुए कहा। लेकिन मुझे डॉक्टर सिद्दीकी का फ़ोन नंबर तो नहीं मालूम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ज़रा तकलीफ़ करके डॉक्टर सिद्दीकी के घर चले जाओ और उनसे फ़ोन नंबर पूछ आओ प्लीज़, इमरान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर सिद्दीकी? आपने डॉक्टर सिद्दीकी से मिलना है? अचानक फरहाद आफंदी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या डॉक्टर सिद्दीकी से मिलने पर पाबंदी है? क्या उससे मिलना भी दफा 144 की जिद में आता है? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। ओ, ये बात नहीं, डॉक्टर सिद्दीकी मेरे बड़े भाई हैं, फरहाद आफंदी ने जल्दी से कहा। बड़े भाई हैं, फिर तो वाकई कमाल की चीज होंगे, आप में कोई कमी नहीं है, तो आपके बड़े भाई तो यकीनन बड़े भाई होंगे, लेकिन वो सिद्दीकी, आप आफंदी, ये बिरादराना मिलाप कैसे हो गया? इमरान ने सर हिलाते हुए बड़े फलसफियाना अंदाज में पूछा। उनका नाम सिद्दीक आफंदी है, लेकिन मशहूर नाम डॉक्टर सिद्दीकी है, फरहाद आफंदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे अब हौसला हो गया था कि अगर ये कोई बड़ा अफसर भी है तब भी उसके भाई से ही मिलने आया है।